Hello aspirants, welcome to UPSC विद्यालय. Myself Virendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है. मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को आमंत्रण करता हूं. स्टूडेंट्स आज मैं यहां पर एक बहुत ही स्पेशल डिस्कशन के लिए आया हूं. आज हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे. सीएपीएफ एसी 2025 के आप एस्पिरेंट हैं. आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, है ना. अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं, आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स आप एग्जाम की समझ चुके हैं, तभी भी मैं आपसे कहूंगा अगर आप आज की क्लास को देख रहे हैं आपको भी कुछ वैल्यूड इनपुट्स जरूर मिलेगा. तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं. मैं एक पीडीएफ फाइल बनाकर लाया हूं जहां पे मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में, मार्किंग के बारे में, इंडिविजुअल पेपर के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, है ना, स्टेजेस ऑफ द एग्जाम्स के बारे में, और फाइनली कौन से बुक्स रिफर करें, और लास्टली एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करें, कैसे एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. आपको पता होगा यूपीएससी की जो क्लास ए के एग्जामिनेशंस होते हैं वो टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं. ना ही केवल इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखें तो वन ऑफ द टफेस्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के. तो ऐसे एग्जामों में स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत तो है ही है, शारीरिक मेहनत तो है ही, पर मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत लगता है ना. प्रेशर होता है एग्जाम का, सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है. तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का नाम सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही टफ एग्जाम है. तो कैसे इस सारे इतने जो एग्जाम में एफर्ट लगता है, कैसे अपना एफर्ट को सही जगह लगाना है, कैसे टाइमली अपने काम करने से आप इस एग्जाम को बहुत अच्छा एफर्ट मार के सक्सेसफुल हो सकते हैं. अपने टाइम को, अपने माइंडसेट को, है ना, अपनी पूरी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, आज इसी पे हम लोग बात करेंगे, है ना. तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं. बिल्कुल अभी मेरे ख्याल में ओरिएंटेशन मैंने दे दिया है. अब बिना समय वेस्ट करते हुए हमें अब आगे बढ़ना चाहिए. तो ये है आज का टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2025 बाय हमारा प्लेटफॉर्म यूपीएससी विद्यालय. तो हम पहले स्लाइड पे चलेंगे. शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले बात बता दूं, ये एग्जाम केवल नॉलेज का ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेने का ही नहीं है ना. ये एग्जाम की डिमांड को समझ के नॉलेज लेने का है और सही विचार का भी है. सिर्फ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ मेहनत का नहीं है, माइंड को भी डेवलप करने का है. नॉलेज आपने ले लिया, नॉलेज ग्रहण कर लिया, नॉलेज आपने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, एसिमुलेट कर लिया अपने अंदर, फिर उस ज्ञान को रियल लाइफ में लगाना, यूज करना भी आना चाहिए, है ना. आप ऑफिसर बनने वाले हो, पहले सबसे पहला आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूं. तो ऑफिसर आपके नीचे 100-150 जवान रहेगा, तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, है ना. आपको हर अपने जवानों का मॉरल भी उठाना है, उनको कॉन्फिडेंस भी देना है, उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है. आपको एक प्रॉब्लम रिजॉल्वर बनना है ना. कोई भी चीज आपके सामने आ रही है, आपको उसका आपका माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन देखना आना चाहिए आपको. कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए, है ना. तो अब आपके ही जीवन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो देश का क्या करोगे और 150 जवानों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप. तो आपको एक प्रॉब्लम रिजॉल्वर बनना है. जो भी ज्ञान आप एसिमुलेट करोगे सिस्टम में जाके उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए. उस सिस्टम में यूटिलाइज करने से पहले अपने जीवन में यूटिलाइज करना आना चाहिए, है ना. तो आपने देखा होगा एक नॉर्मल आदमी और एक ऑफिसर में बहुत फर्क होता है. तो जो डिफरेंशिएटर होता है ना, वही ये तैयारी आपके अंदर लाना चाहती है और यूपीएससी भी आपके अंदर वो देखना चाहता है. तो आपको कोई इस तैयारी में कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी है, खुद सुधरना है ना. सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और सही माइंडसेट और सही मेहनत बहुत जरूरी है. तो आइए, ये मुझे लगता है कि पहले ही चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ने का नहीं है, माइंडसेट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जाम में, है ना. तो सबसे पहले मेरे ख्याल में शुरुआत करते हैं. इस बार का नोटिफिकेशन आया है, कोई बदलाव नहीं है एग्जाम में, बस फॉर्म भरना है, ड्राफ्ट पहले भरवा रहे हैं. पैटर्न में, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, मार्किंग स्कीम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है. तो आइए पहले पैटर्न देख लेते हैं, है ना. एग्जाम नेम पता ही है आप लोगों को, यूपी सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीएपीएफ एसी एसोसिएशन कमांडेंट का. एग्जाम फेज 3 फेजेस में एग्जाम होता है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे
रिटन एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन में पेपर 1 पेपर 2, जो पेपर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्जाम है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स मार्क्स देखें, उसके बाद पेपर रिटर्न एक पहले पर देख लेते हैं फेजेस। 3 फेजेस है, रिटर्न टेस्ट है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, मतलब डिटेल में आंसर्स लिखना है। पेपर 1 में केवल एक क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्रिसाइसनेस है, वहां प्रिसाइसनेस का काम है। डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरा निबंध लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, आर्ग्यूमेंट लिखना है, तो ज्यादा लिखने वाला एग्जाम है, आंसर लिखना है उसमें, है ना। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट है ना, आपका फिजिकल शारीरिक स्ट्रेंथ वो भी टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा, अंदर से कितने मजबूत हैं आप, और लास्ट में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो आप देखोगे ये 3 फेज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक नॉलेज का है, एक शरीर का है, एक बुद्धि का है, एक सोच का है ना। तो ये एग्जाम में आप ध्यान से देखोगे तो आपका नॉलेज में भी 2 चीज टेस्ट करता है कि अब कितना प्रिसाइसनेस कितना है आपके ज्ञान में, कितना डिटेल में आप उस चीज को समझे हो। ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में चेक कर लेता है। डिस्क्रिप्टिव में अपने आइडियाज को कैसे बता पाते हो, पेज पे उतार पाते हो नहीं उतार पाते हो, सब कुछ पता तो है पर वही चीज लिखने बोल दिया 100 वर्ड में लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, वो भी देखता है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनोगे तो फाइल ही तो लिखना रहेगा। अब आप समझ के चलिए, आप कमांडेंट बन के सीआरपीएफ में झारखंड में पोस्टेड हैं, तो उधर क्या हुआ, आप कहीं गए, कोई नक्सल मुठभेड़ में आप जा रहे हो, है ना, या कोई इंटेलिजेंस आपके पास आया, आपको किसी सीनियर को बताना है, तो लिख के ही ना बताओगे, और अपने आइडिया ही नहीं कन्वे कर पाओगे, फाइल पे लिख ही नहीं पाओगे, तो बताओगे क्या। तो वही चेक होता है यहाँ पे। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पेपर 1 पेपर 2 ज्ञान चेक होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ आपका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, पूरा इंटरनली कितना स्ट्रांग है आप, है ना, सब कुछ टेस्ट होगा। और लास्ट पे इंटरव्यू, आपका एटीट्यूड कैसा है, ज्ञान के साथ एटीट्यूड कैसे, विचारधारा कैसी है आपकी, फोर्सेस में जाने लायक है या नहीं है, वो भी टेस्ट होगा। तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा ये केवल नॉलेज का एग्जाम तो नहीं है ना। नॉलेज में भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन लिख कैसा पाते हो, शारीरिक कितना मजबूत है, अंदर से कितने मजबूत हो, विचार एटीट्यूड कैसा है आपका, प्रॉब्लम रिजॉल्वर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर हो, ये भी देख लिया जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि ये सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है ना, पर्सनालिटी का भी है ना, आपका पर्सोना का, आपके विचारधारा का। तो आपको सिर्फ बुक किताबों को नहीं सुधारना, अपने रियल लाइफ में भी अपने आप को सुलझाना है। सिर्फ बोलते ना उठना नहीं, अंदर से जागना है, ये भी एग्जाम देखता है। क्योंकि 150 लोगों का जीवन आपके हाथ में है, तो आप समझ सकते हो ना, जिम्मेदारी का काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और पावर जब आपको दे रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर कभी भी जिम्मेदार आदमी को ही तो दिया जाता है, सबको थोड़ी दिया जाता है। तो इतना समझना है आपको, मेरे ख्याल में इतना आइडिया तो क्लियर है। अब मार्क्स की बात कर लें। पेपर 1 में आप देखोगे 250 टोटल, अगर पूरा वेटेज देखा जाए एग्जाम का 600 नंबर का है, 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स में से पेपर 1 का 250 नंबर है, 250 मार्क्स। यहां पे 125 क्वेश्चन आएंगे और एक सवाल का 2 मार्क होगा, और अगर आप गलत करते हो तो मार्क्स भी डिडक्ट होता है, 1/3 मार्क डिडक्ट भी होता है। तो नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में। 125 सवाल 250 नंबर के, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव में मैंने पहले ही बताया, तो डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पर 200 मार्क्स में आपको ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ग्रामर सब कुछ सॉल्व करना होगा लिमिटेड टाइम में, समय नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में आपके 150 नंबर होते हैं, तो ये आप देखोगे 250, 200 मार्क का मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू 150 मार्क का, इतने वेटेज हैं 600 मार्क्स। अगर आप 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, 600 नंबर जैसे मैंने बताया, अगर आप पिछले वर्षों का सिलेक्शन किस नंबर पे हुआ है वो अगर आप जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा 345 2022 में, 325 ऐसे अंकों पे फाइनल मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप देखोगे लगभग आप देखोगे तो 53-54% पे, 55% के लगभग में
सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये लास्ट बच्चा जो है उसके मार्क्स इतने थे, लगभग मान अप्रोक्स मान लेते हैं 55%, तो सिलेक्शन हो जाता है जनरल कैंडिडेट का। अगर आप ओबीसी का भी मोरल सेम ही आता है, अगर आप एससी समाज से हैं, एसटी समाज से हैं, थोड़ा नंबर का थोड़ा फर्क होता है, मगर हम जनरल को ही मान के चलते हैं कि जनरल कैटेगरी आप हैं तो 350 मार्क्स। अभी पिछली बार 2024 में क्या हुआ था, पैटर्न थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा शिफ्ट हुआ था, पेपर थोड़ा टफ आया था, तो इस बार मान के चलते हैं 310 315 ऐसे कट ऑफ आ सकता है ना। तो ये जनरली हमने समझ लिया कि ये मार्किंग स्कीम है। पेपर 1 अगर आप देखेंगे जो 250 नंबर का मैं बता रहा था, पेपर 1 जो 125 सवाल आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे हैं। और पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव इसमें आंसर्स लिख रहे हैं डिटेल्ड में, वो 3 घंटे हैं आपके पास। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यूपीसी का जो हेडक्वार्टर है, यूपीसी का आपका इंडिया गेट के पास, वहीं शाहजहां रोड पे वहीं होता है इंटरव्यू के दिन मैं आपको बता दूं कि आप होते हैं और 5 यूपीसी के चेयरमैन के साथ और सहयोगी होते हैं, 5 लोग होते हैं, आप होते हो। इंटरव्यू आधा घंटा चलता है, 5 लोगों के बीच में आपको बैठ के अपना इंटरव्यू देना होता है। आप ऐसे बैठे रहोगे, सामने चेयरमैन बैठेंगे, राइट साइड में 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और आपको आधा घंटा इंटरव्यू चलता है। ठीक है, तो 150 नंबर वहां पे भी है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मोटा मोटी बता रहा हूं, 350 नंबर टारगेट रखना चाहिए। 2025 में हो 350 मार्क्स का टारगेट बना के चलना चाहिए, क्योंकि जब आप बेस्ट के ये एग्जाम, स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम ना पास करने का नहीं सोचना चाहिए, ये एग्जाम में एक्सेल करने का आपको सोचना चाहिए। जब एक्सेल के लिए तैयारी करोगे ना तो पक्का सिलेक्शन होगा। आप सोचोगे कि बस हो जाए तो दिक्कत है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। सीट कितनी आती है, 2024 में मान लीजिए 500 सीट आई हैं, इस बार 357 सीट्स आई हैं, तो आप देख लो सीट्स कितनी है। इंडिया कितना बड़ा देश है, कितने यंगस्टर है हमारे देश में, नौकरियां बाकी सेक्टर में है नहीं, तो सरकारी जॉब्स का डिमांड तो रहता ही है और कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पे। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया, अब आइए, है ना, ये हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एग्जाम पैटर्न पे हमने बात कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे। मेरे ख्याल में एग्जाम पैटर्न मार्किंग सिर्फ हमने लास्ट पेज में देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बता दिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का। अभी देखिए इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, यहां पे ना 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, तो यहां पे आप सब्जेक्ट्स की बात कर लें, पॉलिटी है ना, पॉलिटी एक सब्जेक्ट हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, और थोड़ा आर्ट्स एंड कल्चर से भी पूछता है। तो आपको देखिएगा तो ये सारे सब्जेक्ट्स जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और जनरल ये पेपर जो डिस्क्रिप्टिव नेचर है, इसका आप देखेंगे जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहां पे अगर बाइफरकेशन की मैं आपको बात बताऊं तो यहां पे आपको ऐसे लिखना होता है, ऐसे के साथ साथ आपको रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग करना होता है, और ग्रामर भी आता है। तो ये ब्रॉडली आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आप ना एनवायरनमेंट भी जोड़ लीजिए, इसमें भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पूछता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चीजें आपको इतने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है पेपर 1 के लिए, और यही सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स पेपर 2 में भी पूछा जाता है, इसलिए आप देखेंगे जनरल स्टडीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। निबंध लिखने होते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है, टाइम देखिए यूपीसी के एग्जाम में आपको बता दो इतना पढ़ना क्यों पड़ता है, क्योंकि ना सारा एफर्ट एग्जाम के दिन के लिए ही तैयारी की जाती है। बहुत राइटिंग अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास,
सब्जेक्ट से पूरी पकड़ होनी चाहिए, है ना, करंट अफेयर्स का पूरा अपडेट रहना चाहिए, और एग्जाम में इतना ही टाइम होता है आपके पास कि पेपर देखा, सवाल देखा और हाथ चलने लग गया, है ना, वहां बैठ के सोचने का टाइम नहीं होता है। उधर इतना ही टाइम आपके पास रहेगा कि सवाल देखा और हाथ चालू हो गया आपका, क्योंकि एक निबंध लिखने के लिए 18 मिनट मैक्सिमम होता है आपके पास। एक ऐसे लिखने के लिए 300 वर्ड का 3 पन्ने लिखने के लिए 18 मिनट मैक्सिमम होता है। उसमें सोचना है, आइडिया को स्ट्रक्चर भी करना है और पेपर पे भी उतारना है, और एग्जाम का स्ट्रेस अलग से होता है। तो आप समझ लीजिए वहां पे इसलिए इतना तैयारी करना पड़ता है कि एग्जाम के दिन आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। पता बहुत कुछ होता है आपको, पर उस पूरे सोच के आपको अपने पूरे आइडिया को 200-300 वर्ड में उतारना होता है, खत्म। आपको पता हमेशा ज्यादा ही होगा, पर आपको लिखने के लिए टाइम नहीं है, तो इसीलिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, आइए, अब मेरे ख्याल में यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अप्रोच टू पेपर 1, द एसेंशियल्स। क्या मुख्य चीजें हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप पेपर 1, जैसे मैंने बताया था 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो अभी 7 सब्जेक्ट्स में तो बहुत डेप्थ है। हर सब्जेक्ट का अपना एक डेप्थ है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, सबका डेप्थ है ना, अनलिमिटेड है। कितना पढ़ोगे आप, है ना। मेडिकल साइंस है, साइंस जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट है, इसका कोई एंड थोड़ी है, ये तो खत्म होने वाली चीज है ही नहीं। तो हम कैसे समझें कि कैसे शुरुआत किया जाए। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स क्या एसेंशियल्स है, क्या मुख्य बातें हैं, उसकी बात करते हैं हम, है ना। तो देखिए मैं लिख के लाया हूं, फॉलोइंग द सिलेबस इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्जाम, द पैटर्न ऑफ द पेपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्टेड एंड एक्सपेक्टेड ऑफ एन एस्पिरेंट। एक एक चीज को देखते चलते हैं। सिलेबस, पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने का कोई एंड तो है नहीं, तो सबसे हम कह सकते हैं हमारी यूपीएससी एग्जाम्स में, है ना, बाइबल और कुरान, गीता का अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा सिलेबस। सिलेबस को देखना है, सिलेबस बिल्कुल बाइट होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जैसे सिलेबस आपको बाइट होगा ना, आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है, किस किताब में बढ़िया कंटेंट दिया है, किस किताब का कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये कैसे पता चलेगा आपको? सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा सिलेबस कवर कहाँ से होगा। आपको सिलेबस देख के पता चलेगा कि कहाँ से कवर कर पाऊंगा इसको। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सिलेबस अगर आपको पता होगा, मुझे पता होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है, मेरे सिलेबस में साइंस एंड टेक लिखा हुआ है। जब आप न्यूज़ में कोई न्यूज़ आएगा, आप देखोगे हाँ यार ये तो साइंस एंड टेक का न्यूज़ दिखा रहा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, वहां से पूछेगा। तो इसीलिए सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएससी का एग्जाम हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। एग्जाम का डिमांड समझना, पीवाईक्यूज, यहां पे मैं कहूंगा पीवाईक्यू, जिसको हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कहते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, पीवाईक्यूज आपको बताएगा कि किस पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है ना, सवाल का डेप्थ कितना है, यूपीएससी कितने डेप्थ में जाके सवाल पूछ रहा है ना, वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज के साथ। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तैयारी में, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ नॉलेज टेस्टेड एंड एक्सपेक्टेड ऑफ द एस्पिरेंट, यूपीएससी किस लेवल का पेपर बना रहा है, कितने डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, उतने उससे थोड़ा ज्यादा जाके ही डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली हिट कर पाओगे पेपर पे, है ना। अगर नहीं तो समझ लीजिए आपने ज्यादा डेप्थ में उतरे ही नहीं है सब्जेक्ट को लेके, आप उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाए पूरा क्लियरली, तो यूपीएससी थोड़ा यहाँ वहाँ करेगा तो आपके हाथ से आंसर निकल जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए थोड़ा डेप्थ बनाना पड़ता है अपने अंदर। तो क्वेश्चन का डेप्थ देखो और अपने अंदर उतना डेप्थ बनाओ आप कि यूपीएससी थोड़ा और नीचे भी जाएगा तो मेरे को पता होगा, ये जरूरी है ना। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग योर प्रिपेयर्डनेस इन रियल टाइम, अंडरटेकिंग टेस्ट सीरीज, सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। देखिए एक तो हो गया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया। अब एग्जाम के दिन आपको टेस्ट करना है, 2 घंटा है,
125 सवाल है, वहां पे 200 मार्क का पेपर है, 3 घंटे में लिखना है। इसकी प्रैक्टिस, अब आता है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। देखिए आप ऑफिसर बनोगे ना, रात दिन डॉक्यूमेंट ही पढ़ते रहोगे, लिखते ही रहोगे, है ना, काम होता है लिखने का, ऑफिसर्स का बहुत पेपर वर्क होता है। तो आपको आदत होना चाहिए, इसीलिए ये सब टेस्ट किया जाता है। आपको आदत होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज को पढ़ने का आदत होना चाहिए, है ना। इतनी मोटी फाइल भी आया तो आप ना, इतना माइंड प्रोसेसिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको पेपर पन्ने घुमा रहे हो और सब सेट हो गया दिमाग में। ये होना चाहिए, लिखने का और पढ़ने का आदत मस्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं PYQs प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ पढ़ लिया, नॉलेज को कभी टेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है ना। और लास्ट में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना। अब जब 7 सब्जेक्ट है, हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ होगा, कोई सब्जेक्ट वीक होगा। तो जब आप PYQs MCQs मिला के सॉल्व करोगे ना, MC मतलब आपका जब PYQs होता है, MCQs आप जब सॉल्व करते हो तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया कहाँ है। हो सकता है आप ज्योग्राफी में अच्छे हो, इकोनॉमिक्स में वीक हो, तो आपका जो MCQs रॉन्ग हो रहा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स का रॉन्ग हो रहा है तो उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उस पर वेट। और मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 7 सब्जेक्ट्स मैंने आपको गिनाए थे, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर तो एक मार्क्स के लिए सिलेक्शन रुक जाता है, एक नंबर के लिए। मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को, खूब मेहनती बच्चा है, एक बच्चे से 1 मार्क्स से रुका हुआ है। तो यहाँ तो है ही एक थोड़ा कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे स्कोप नहीं है ना। तो कोई एरिया छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ा आपने वहीं पे चांसेस बहुत डाउन हो गए आपके, है ना। बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर मैं मैथ्स अच्छा नहीं है। भैया क्लास लगाइए, सीखिए उसको। इकोनॉमिक्स वीक है, मॉड्यूल लगा के सीखिए। फ्री के भरोसे मत रहो आप, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। फ्री में कभी कुछ मिलता नहीं है, ये UPSC के एग्जाम है ना। फ्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, सही जगह जाना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ पेपर 2, इंपॉर्टेंट ऑफ एसेस। अभी इसका मैं आपको बता दूं ना, मार्किंग बताऊं एक बार। तो ऐसे आप देखोगे 80 मार्क का है, ठीक है। यहां पे ना 6 टॉपिक्स दिए होंगे और 4 टॉपिक्स आपको लिखना होगा, ठीक है। अब ऐसे का आप देखोगे 200 मार्क का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, केवल 80 मार्क्स तो ऐसे को ही दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा 40% वेटेज सिर्फ ऐसे का ही है। हमने देखा था कि 55% में तो सिलेक्शन हो जा रहा है ना टोटल। तो आप समझ के सकते हैं ऐसे को 40% वेटेज दिया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग तो आना ही चाहिए। अब ऐसे में 6 टॉपिक देगा, 4 लिखना है 80 नंबर के लिए। उसके बाद आप देखोगे आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट आप देखोगे 40 मार्क्स का होता है, 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखना होता है और दोनों कंपलसरी होता है ना, कंपलसरी। उसके बाद देखोगे रिपोर्ट राइटिंग होता है, 10 मार्क का वो ये होता है, 20 मार्क्स टोटल इसको रिपोर्ट को दिया गया है। 2 लिखना होगा, दोनों कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो ऐसे में ऑप्शन होता है 6 दिए होंगे, 4 ही लिखना है। पर आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट ना टोटल कंबाइंड आप इसका देखोगे तो 60 मार्क्स का ये है, मतलब 30% इसको वेटेज है। तो आप समझ सकते हैं 40 ऐसे का, 80 ऐसे का और 60 इसका, तो आप देखोगे 140। मतलब पेपर 2 का 70% वेटेज केवल इन्हीं टॉपिक के ऊपर है। और इसकी तैयारी अच्छे करने के लिए आपको करंट अफेयर से पूरा पकड़ होना चाहिए, लिखने का खूब प्रैक्टिस होना चाहिए, और पेपर 1 में जो 7 सब्जेक्ट बताया ना उसमें पकड़ होना चाहिए, तभी आप ये सेगमेंट अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि देखिए आप वो जब तक अच्छे से नहीं करोगे, लिखना नहीं समझोगे, तब तक 140 मार्क्स तो आपके हाथ से जा ही रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ये एक पेपर है ये पूरा 200 मार्क का, इसको छोड़ने में तो काम ही नहीं चलने वाला है। तो पेपर 2 पे मास्टरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे 90% बच्चे मैं बता रहा हूं यही कमजोर है इसी में पेपर में। तो अगर आपने इस पे पकड़ मजबूत बना ली ना, तो बाकी लोगों से 90% से तो ऊपर आप ऐसे ही निकल गए। पेपर 2 में जो CAPF में पेपर 2 में जो पकड़ लिया जिस बच्चे ने, बहुत आगे लोगों से, वो बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। पेपर 1 थोड़ा लक का गेम है, ऑब्जेक्टिव होता है, कभी बहुत मेहनती बच्चा भी रुक जाता है पेपर, पर जिस दिन उसका पेपर 1 निकल जाएगा अच्छे नंबर से, यहां तो वो एक्सेल करके बहुत आगे निकल जाएगा। तो पेपर 2 में मानता हूं सारे एक पेपर थे इंपॉर्टेंट है, पर पेपर 2 में अगर पकड़ है ना तो बहुत बड़ा एज है आपके पास, जो UPSC के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं
अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द पेपर, कैसे पेपर अरेंज किया, मैंने आपको मार्किंग सम स्कीम समझाई थी। इसके बाद आप देखोगे 140 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स बचे। 60 में कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन 60 मार्क्स में, बाकी के 60 नंबर देखो आप, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी, ठीक है, और लास्ट में ग्रामर। तो आप देखोगे इस वाले सेगमेंट को केवल 30% वेटेज दिया है, 70% उधर ऊपर वाले को दिया है। तो देखिए कैसे अरेंज किया मार्क्स को, कि आपको ये 140 नंबर लेने के लिए बहुत मेहनत करेगा। और बच्चे आप देखोगे ना, पेपर 2 में 200 में से बच्चे लगभग 70-75 मार्क्स ही मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सारे, पर ज़्यादातर 70 से 80 के रेंज में ज़्यादा बच्चे रहते हैं। अगर आपने यहाँ पे 100 मार्क्स ले लिए ना, 20 मार्क्स का 100 मार्क्स अगर आप ले लिया यहाँ पे, तो 20 मार्क्स का एज अगर आपने बना लिया तो बहुत बड़ी बात है। 20 नंबर के अंदर तो पूरा लिस्ट खत्म हो जाता है सिलेक्शन का, है ना। 300 सीट है, इंडिया जैसी कंट्री है, बड़ी कंट्री है ना। चलिए मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अभी हाउ टू कीप ए बैलेंस अप्रोच बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। जैसे मैंने बताया 60 नंबर का ग्रामर है, 60 नंबर है, इसको भी नहीं छोड़ना है ना। ये 60 नंबर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर भी पूरा पकड़ होना चाहिए आपका। ये 60 मार्क्स के ऊपर भी पूरा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अब भैया मैंने तो कर ही लिया पेपर 1 अच्छे से, पेपर 2 की क्या जरूरत है ना। सॉरी, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट बी का क्या जरूरत है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर सेक्शन में देखता हूँ बहुत लोग छोड़ देते हैं। 60 नंबर है, आप छोड़ कैसे सकते हो, 30% वेटेज है। तो ये पूरा जो एग्जाम का अप्रोच है ना, बैलेंस करने का है। राइटिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस, यहाँ पे भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप समझ के, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो ऐसे ही केवल आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हो। सिर्फ इस पूरे पोर्शन में केवल ऐसे वाला सेगमेंट आप हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी आपको इंग्लिश लिखना ही है। तो मैं सच में बता दूं आपको, आप सिविल्स, आप A क्लास का पोस्टिंग लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहिए आपको। कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, कोई चारा है नहीं, है ना। आप CSE या कोई भी एग्जाम निकल के देख लिए, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम ही होता है ना। मैं किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूं, है ना, बट मैं आपसे बता दूं, आप अफसर बनना चाह रहे हैं ना, तो हमें चैलेंज लेना आना चाहिए और मेहनत करना आना ही चाहिए। सर्वाइवल उसी में है ना, ठीक है। और एक हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा सीखिए, है ना। अपना, आपकी अगर डाइवर्सिटी है आपके अंदर, आप मल्टीलिंगुअल हैं, तो आपका स्ट्रेंथ है। इंग्लिश अगर सीख गई इस उम्र में, सीखने की उम्र में, तो जीवन भर फायदा देगा आपको। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों से मैं ये कहूंगा कि आप भी पूरा मेहनत करिए, सीखने की कोशिश करिए। सीखने की उम्र है, 20 से 25 साल का एज लिमिट है, यही तो उम्र होती है सीखने की। अब कौन सा उम्र होगा, बुढ़ापे में थोड़ी इंग्लिश सीखने जाओगे आप, तो सीखना चाहिए, है ना। आइए, टेस्ट सीरीज यहां पे भी मैं कहूंगा। और एक चीज स्टूडेंट, इस पेपर में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और एग्जाम में अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं करके आए हो तो चांसेस बहुत डाउन हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस पेपर में, है ना। बच्चे 95% बच्चे को मैं बोलूंगा वही वीकनेस रहता है। अब देखिए, अब हमने देख लिया, 2 चीजें क्लियर कर दी। अभी हमें पढ़ना क्या चाहिए, सबसे पहली बात सिलेबस, PYQs, ये तो मैंने बता ही दिया। ये तो वो एग्जाम का गीता, बाइबल, कुरान, आप जो नाम दे दीजिए वही है ना, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद NCERT, ये सारे सब्जेक्ट्स की NCERTs, इसको तो जितने बार आप पढ़ लो उतना ही कम है। NCERT में जितनी अच्छी पकड़ उतने अच्छे नंबर है आपके एग्जाम में। NCERT बुक्स में कहूंगा एक नंबर इंपॉर्टेंट चीज है। सारे बुक्स को साइड में रख के पहले NCERT पढ़िए आप, बहुत अच्छा, बार बार पढ़िए। आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन जितना मजबूत बनेगा उतना ही तो ऊपर स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। तो फाउंडेशन NCERT बनाता है। चाहे 10 बार पढ़ने का मन करे 10 बार पढ़िए, पर NCERT पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, मस्ट बुक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स का मैं स्टूडेंट बता दूं, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज है UPSC के एग्जाम में, है ना। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है UPSC के सिलेक्शन में, चाहे वो इंटरव्यू हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, करंट अफेयर्स से ही UPSC बहुत प्रभावित होता है। बहुत सारे सवाल करंट अफेयर्स सेंट्रिक ही होते हैं। तो पेपर, आप बच्चे पेपर पढ़ना ही नहीं चाहते, सर हिंदू पेपर बहुत बल्कि है, बहुत बड़ा है। अरे भैया, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो बिना पढ़े कैसे होगा। हाँ, आपको तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना। अफसर की सीटें तो 300 ही हैं, लोग हैं 10 लाख,
आपको 300 में आना है, पेपर नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? मैगजीन से काम थोड़ी होगा। मैगजीन वाले फिर आप देखो 3 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं 300 सीटों के लिए, तो चांस है क्या? आप सोच रहे हो मैं मेहनत नहीं करूंगा, जुगाड़ से काम चला लूंगा, नहीं चलेगा जुगाड़। जुगाड़ चल भी गया भगवान की दुआ से तो रैंक बहुत पीछे आएगी, मनचाहा सर्विस भी नहीं मिलेगा। तो यहां एक्सेल करने का सोचना है, जुगाड़ का काम नहीं चलता इधर, सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक्सेल करने का सोचोगे, मनचाहा सीट मिलेगा, मनचाहा रैंक मिलेगा, है ना, पेपर में फोटो भी छपेगा, बहुत फायदे हैं उसके। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा एक्सेल करने का सोचना चाहिए। और पेपर और न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी मस्ट बुक है। उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है इंडियन पॉलिटी के लिए, है ना, कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप देख लेना। पर रेफरेंस बुक्स कुछ लेना चाहिए, पर एनसीईआरटी पहले लेना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कुछ अच्छी किताब है वो आप ले सकते हो, कुछ मैथ्स के लिए आप ले सकते हो, अग्रवाल की किताब है मैथ्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कुछ रेफरेंस बुक्स मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, पर सबसे पहले एनसीईआरटी आता है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, थर्ड कैटेगरी में आप एनसीईआरटी को रखिए। ठीक है, सोशल मीडिया आजकल क्या है, सब मोबाइल हो गया, सब मोबाइल में पढ़ने लग गए, तो सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या है, फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल मीडिया में एक चीज ढूंढने गए, उधर से लपक के कहीं और पहुंच गए, फिर उसी में घूमते रह गए, तो भी दिक्कत है ना। तो कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्ड सोचना है इसके बारे में, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, है ना। ये नहीं कि जा रहे कुछ चीज ढूंढने, वहां पे कोई रील देख ली बढ़िया, उस पर चिपक गए, तो दिक्कत है ना। टाइम रखिए अपना आधा एक घंटा सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट के लिए, पर जब पढ़ रहे हो तो फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीवाईक्यूज यूपीएससी की आप वेबसाइट पे जाइए, सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल रहता है, उससे तो करना ही है यूपीएससी की वेबसाइट पे। इसके अलावा अगर कोई अच्छा क्लास है, अच्छा एमसीक्यूज बना रहा है, वो यूपीएससी के लेवल के एमसीक्यूज और सवाल बना रहा है, उसको लेके लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से कुछ सवाल भिड़ जाएंगे आपके। आपका माइंडसेट है ना, जैसे सवाल पूछ रहा है वैसे ही सवाल सॉल्व करने के पीछे ज्यादा लगना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बहुत टफ क्वेश्चन बनाया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर लूंगा, तब तक मेरा तैयारी नहीं हुआ, वो गलत है। यूपीएससी जो पूछ रहा है ना, एग्जाम अगर हार्ड है सबके लिए है, इजी है सबके लिए है, तो यूपीएससी जैसे पूछ रहा है उस पर तैयारी करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी क्लियर है। इंटरनेट सर्फिंग, बुक मार्क द राइट कंटेंट। अगर आप इंटरनेट पर पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, कोई चीज बहुत बढ़िया समझा के रखी, उसको बुक मार्क कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, आपके रिकॉर्ड में रख लेना चाहिए, और उसी से रिवाइज करते रहना उस टॉपिक को। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है तैयारी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट स्टूडेंट बात करेंगे, अभी ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमने मोटा मोटी ओरिएंटेशन समझ लिया। ये मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, बहुत ज्यादा। बच्चे बेचारे 3 साल 4 साल कभी कभी 5 साल भी लगे रहते हैं, उससे ज्यादा समय भी लगता है। सीएससी में लोग 8-8 9 साल लगे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा ना, आप टिक ही नहीं पाओगे इस लाइन में। आप देखोगे तैयारी में ना लोग लाखों में आते हैं, और 1-2 साल के तो देखोगे तो कुछ हजारों में ही रह जाते हैं, बाकी सब गायब। मतलब 90% लोग तो भाग ही जाते हैं। 10% आप अभी जिस साल नए जाओगे, मार्केट में आओगे, नए नए सारे दिल्ली में वगैरह में घूमोगे, पहले जब आओगे तो सारे नए चेहरे दिखेंगे। 1-2 साल रुक जाओगे तो आपको आपके साथ जो आए थे उसमें से 2-4 लोग ही दिखाई देंगे, बाकी सब गायब। क्योंकि प्रेशर है इस एग्जाम में, है ना। रूम में बैठ के 10-10-12 घंटा पढ़ना प्रेशर का काम है। उसके बाद घर वाले बोल रहे भैया क्या कर रहा है, 2 साल हो गए। दोस्त बोल रहे हैं भैया कहाँ है, गायब हो गए, तो कुछ क्या कर क्या रहा, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया। कोई बाहर चला गया, कोई बढ़िया जॉब लग गई प्राइवेट में, वहाँ काम कर रहा है, तो आप प्रेशर में रहोगे। तो यहाँ पे अगर टिकना है तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट, ये एग्जाम क्यों पढ़ना चाहिए बता देता हूँ। ये ऐसा एग्जाम है, एक ही एग्जाम में आप सारे 7 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, सारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, पूरा देश दुनिया आपको पता चल जाता है। इस उम्र में अगर आपने पूरा देश दुनिया समझ लिया, पूरा ज्ञान ले लिया, पूरा लाइफ भर आपको बेनिफिट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगती है यूपीएससी के बारे में। कौन सा यूनिवर्सिटी है जो आपको एक साथ पैरेलली 8-9 डिग्रियाँ दे देगा? ये एग्जाम आपको डिग्री तो नहीं देता है, पर ज्ञान दे देगा सारी जगह का। तो वो ज्ञान आपको लाइफ को ना बहुत रिच कर देगा। आपको उस ज्ञान को सही से यूज करना आना चाहिए, बस हो गया काम।
लोग बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ, 6 साल से 5 साल वेस्ट हुए, 6 साल। जो नॉलेज मिलेगा ना वो कोई एग्जाम कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती आपको, पर ईमानदारी से अगर काम किया है तो वो मिलेगा, है ना। पास हुए नहीं हुए डजेंट मैटर, वो नॉलेज रहेगा और वो नॉलेज से बहुत कुछ कर जाओगे। आपने पढ़ा होगा ना कि नॉलेज इज पावर, वो है नॉलेज का, पर आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के साथ होने के साथ एक्शन भी लेना आना चाहिए। अब नॉलेज ले लिया पर डिप्रेस होकर बैठे हो तो भी दिक्कत है हाँ। तो मैं ये बात बोलूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिएटिविटी चाहिए इस एग्जाम में, पॉजिटिविटी बहुत चाहिए माइंडसेट की, है ना। लोग कोई आपको यहाँ भटका रहा, वहां भटक गए, वो कोई वहां भटका रहा, भटक गए तो दिक्कत है। यहाँ कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक लाइफ में भी ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। अब आप लाइफ को देख रहे हो, एग्जाम नहीं हुआ तो भाई लाइफ में ही हार गया मैं, तो दिक्कत है ना। आप अभी ऑनलाइन जाके देखोगे तो खूब रिव्यू दिखता है कि मैंने वेस्ट कर दिए 9 साल, 10 साल, 20 साल वेस्ट कर दिए, पूरी जवानी वेस्ट कर दी, ऐसा भी सुना होगा आपने। मगर ठीक है, वो एक पहलू है, बहुत अच्छा भी हुआ है, बहुत नॉन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने बहुत बढ़िया भी काम किया है, बहुत आगे भी गए हैं लोग, है ना। तो पूरा डिपेंड करता है कि आप सोच कैसा रखते हो, आप कैसे परसीव करते हो चीजों को, ठीक है। तो पर मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में, इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको टिका के रखेगा एग्जाम में, नहीं तो टिक नहीं पाओगे। और सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता है, बहुत यूथ है देश में, देश सेवा के लिए बहुत लोग खड़े हैं, तो आपको ही क्यों लेना है। तो आपको अपने आप को कुछ अलग आपके अंदर एक अलग कुछ फैक्टर होना चाहिए, तभी इस पे आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। ये एग्जाम मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपका सब पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी 360 डिग्री आपको चेक कर लेगा, आपको स्कैन करेगा, तभी इस भर्ती होगी। तो पहली बात तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और अच्छा ज्ञान, सब कुछ चाहिए। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और राइट नॉलेज तो चाहिए ही, राइट माइंडसेट, राइट एटीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा ये एग्जाम ना सब कुछ टेस्ट कर लेगा। दूसरी चीज, इस एग्जाम में कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको अपने वीकनेस को सुधारना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ को और बिल्ड करते रहना पड़ेगा, है ना। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हम सबकी अपनी कमजोरियां, खामियां होती हैं। हमें जो लोगों के लिए काम कर रहा है शायद वो आपके लिए काम ना करे, तो अपनी खुद की एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने एक जो स्ट्रैटेजी बताया, ये ओवरव्यू दे दिया। अब आप समझिए कि आपके लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, और आप इसमें से बहुत कुछ लीजिए और अपना भी कुछ ऐड करिए, ठीक है। अपने आसपास में पॉजिटिव इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। दोस्त बनाइए, अच्छे क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए, 4 ही अच्छे मित्र बनाइए और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की तरफ बढ़िए, लोगों के साथ काम बनेगा आपका, है ना। और सबसे लास्ट मुख्य बात यह है, आपको आपके ऊपर फेथ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। आप में कुछ 1-2 कमियां भी होंगी, आपको लग रहा होगा कि भैया मैं तो मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं कभी, मैं तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होने के बाद भी सक्सेसफुल कर जाते हैं, तो आप भी कर जाओगे, पर पहले मेहनत करना है। रिजल्ट से पहले हमें मेहनत पे भरोसा करना चाहिए अपने, है ना। और यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इसके अलावा भी आपके मन में जो न्यू कमर्स हैं मिलनी या रिपीटर्स हैं, आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स हैं, जो आपको लगता है आपका एक एक्सेप्शनल या फिर यूनिक प्रॉब्लम है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके भी उन सवालों को मैं रेक्टिफाई करूं, ताकि आप सही डायरेक्शन में फोकस कर पाएं। तो यही था स्टूडेंट्स आज की क्लास में मेरी तरफ से। दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।